हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेशनल इनकम। सो बेसिकली हम लोगों ने उत्पाद विधि के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने ऑलरेडी दो न्यूमेरिकल्स को कवर अप करे थे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो जो आज का न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 3 है और ये वीडियो पार्ट 2 है उत्पाद विधि की। सो बेसिकली ये वाला न्यूमेरिकल भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये वो सारे न्यूमेरिकल हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। सो इसके अंदर इसने बोला है कि ज्ञात कीजिए बिक्री। बेसिकली हमें इसके अंदर सेल ज्ञात करना है और ये किस फॉर्मूले द्वारा सॉल्व होगा। सो इसको हम आगे भी प्रोडक्ट मेथड उत्पाद विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि उत्पाद विधि द्वारा ज्ञात किया जाएगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख लिया कि हम इसे कौन से फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट न्यूमेरिकली समझा है प्रोडक्ट का, उत्पाद विधि का। सो अब की बार हमें इसमें बिक्री फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसका कंपोनेंट, तो बेसिकली इसका कंपोनेंट क्या होता है, GVAMP। सो आप लोगों को कंपोनेंट पता होना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली उत्पाद विधि में कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता है। सो ये पॉइंट याद रखना है कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर GVAMP कंपोनेंट को हम लिखते हैं। सो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक के अंदर परिवर्तन। इससे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आप लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। आप लोगों को एग्ज़ाम में पूरा कंप्लीट लिखना है कि स्टॉक में परिवर्तन। और इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, माइनस मध्यवर्ती वस्तु। तो इससे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया माइनस मध्यवर्ती वस्तु, डेट इज़ इंटरमीडिएट गुड। तो बेसिकली ये इसका फॉर्मूला होता है। सो इसके अंदर हमें अगर कोई भी एक कंपोनेंट फाइंड आउट हो जाए तो मैं इजीली तरीके से GVA@MP को निकाल सकती हूँ। सो बेसिकली अभी मुझे यहाँ पर चेंज इन स्टॉक गिवन है और मुझे यहाँ पर इंटरमीडिएट मध्यवर्ती वस्तु भी मुझे यहाँ गिवन है। सो इन तीन टर्मों में से मुझे तीनों की तीनों टर्म मिल जाए तो मैं इजीली तरीके से GVA@MP को फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि यहाँ पर चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है। सो यहाँ पर चेंज इन स्टॉक तो नहीं दे रखा, लेकिन उसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं कि आरंभिक स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो अगर 600 में से 100 माइनस गए तो यहाँ कितने बचे, 500। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया चेंज इन स्टॉक में परिवर्तन, क्योंकि मुझे चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, बट मुझे उसका फॉर्मूला पता है कि आरंभिक स्टॉक में से हम माइनस कर देते हैं प्रारंभिक स्टॉक को। तो मैंने यहाँ पर यही करा, 600 में से 100 को माइनस कर दिया तो चेंज इन स्टॉक निकल के कितना आया, 500। तो इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर लेते। सो फॉर्मूले में मैंने इसकी वैल्यू को लिख लिया 500 और प्लस का साइन एज इट इज़ रहा। अब माइनस का है तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। और इसी तरह मुझे यहाँ इंटरमीडिएट गुड को ढूंढना है, मध्यवर्ती वस्तु को। सो यहाँ मध्यवर्ती ये रही, इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है 3000। सो इसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिख ली अपने फॉर्मूले में। इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है 3000। उसके बाद यहाँ पर बिक्री एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि बिक्री मुझे यहाँ पर कहीं भी नहीं दे रखी, क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करनी है बिक्री को। तो बिक्री को मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, बिक्री। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे टर्म्स मिल चुकी हैं। इसके अंदर हमें चेंज इन स्टॉक मिल गया, स्टॉक में परिवर्तन, और मध्यवर्ती वस्तु भी फाइंड आउट हो चुकी है। लेकिन अगर अब मुझे यहाँ GVAMP मिल जाए तो ईजिली तरीके से हम सेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 चीज़ें हैं यहाँ पर। इन चारों में से अगर मुझे कोई भी 3 पॉइंट मिल गए तो मैं ईजिली तरीके से सेल्स को फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट यहाँ GVAMP फॉर्मूले में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर NVA@FC, जो NVA@FC है वो मुझे यहाँ पर गिवन दे रखा है। तो मैं इस NVA@FC को GVAMP में
कन्वर्जन कर दूंगी, कन्वर्ट कर दूंगी, ताकि मुझे GVAMP मिल जाए। सो एक कंपोनेंट मुझे यहाँ दे रखा है, तो दूसरा कंपोनेंट मैं खुद फाइंड आउट कर लूँगी। सो जो मुझे नहीं दे रखी है टर्म, उसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि GVAMP, और मुझे दूसरा कंपोनेंट दे क्या रखा है पीछे, NVA@FC। तो मैं इसको इसमें चेंज करके GVAMP को फाइंड आउट कर लूँगी। सो हम इसे कन्वर्जन शुरू करते हैं कि नेट से ग्रॉस। सो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम यहाँ पर करते हैं प्लस मूल्य ह्रास। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को लिख लिया है कि नेट से ग्रॉस जाने के लिए यहाँ प्लस का मूल्य ह्रास होगा। देन अगेन V और V यहाँ पर सेम रहेगा, A और A भी यहाँ सेम रहेगा, बट FC से MP जाने के लिए हम करते हैं प्लस NIT क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आप लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आप लोगों को ये पूरे वर्ड टू वर्ड लिखने हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो NVA@FC की वैल्यू कितनी है पीछे, सो यहाँ हमें NVA@FC की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2000। सो मैं यहाँ लिख लूँगी कि इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 2000, प्लस का साइन एज इट इज़ रहा। मूल्य ह्रास चेक करते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना। सो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हमें दे रखा है, दैट इज स्थिर पूंजी का उपभोगी डेप्रिसिएशन है, कि मूल्य ह्रास को हम स्थिर पूंजी के उपभोग के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को दोनों टर्म में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ लगेगा कि मूल्य ह्रास नहीं दे रखा तो उसको वो ज़ीरो ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हम मूल्य ह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। आप लोगों को ये दोनों टर्म में पता होना चाहिए। सो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ 700। सो यहाँ पर मूल्य ह्रास की वैल्यू आ जाएगी कि 700 दे रखा है, प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। अब हम न्यूमेरिकल में ढूंढते हैं कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहाँ लिखा हुआ है। सो यहाँ पर कहीं भी अभी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं गिवन है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। IT क्या होगा यहाँ पर, अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर कहीं भी अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा, तो इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये ज़ीरो है। और सब्सिडीज कितनी दे रखी है यहाँ पर, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता मुझे दे रखी है 200, तो इस वैल्यू को मैंने लिख लिया कि ये 200 है। जो भी टर्म आप लोगों को नहीं दे रखी होगी उसे आप लोगों को एज्यूम करना होगा। जैसे अभी हमें यहाँ पर IT नहीं दे रखा था अप्रत्यक्ष कर, तो उसे मैंने खुद से एज्यूम करा है कि वो ज़ीरो है। सो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को लिख लिया 0 माइनस, और जो सब्सिडीज पीछे दे रखी थी 200। सो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं ताकि GVA@MP फाइंड आउट हो जाए। तो 2000 प्लस 700 यहाँ पर हो गया 27, प्लस यहाँ पे दे रखा है प्लस माइनस 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 200, तो इसका आंसर आएगा 2500। तो बेसिकली यहाँ पर GVA@MP फाइंड आउट हो चुका है। सो अब हम इसे यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे कि सो यहाँ पर हमें फाइनली इसके फॉर्मूले में GVA@MP की वैल्यू मिल चुकी है 2500। सो बेसिकली जब आप लोग इसकी कैलकुलेशन करोगे, GVA@MP की वैल्यू 2500 है, हमें बिक्री फाइंड करनी थी, बाकी का 500 एज इट इज़ रहेगा और माइनस का 3000 भी एज इट इज़ रहेगा। सो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ जो बिक्री की वैल्यू है, जो चीज़ हमें इसमें फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर। सो हम यहाँ पे वैल्यू को इसकी पुट कर लेते हैं GVA@MP की जगह। सो इसकी जो वैल्यू निकल कर के आई थी वो थी, इसकी वैल्यू थी यहाँ पर 2500। सो अब आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग मुझे खुद फाइंड करके बताओगे कि यहाँ पर बिक्री की वैल्यू क्या होगी। सो लेट्स सी कि कौन कौन बच्चा सही आंसर करेगा, करेक्ट आंसर करेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो बच्चों यहाँ से हमारा शुरू होता है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ लास्ट वाला न्यूमेरिकल, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो फोर्थ वाला भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसे हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें फाइंड आउट क्या करना है। इसने बोला है कि ज्ञात कीजिए आउटपुट का मूल्य, मीन्स कि हमें यहाँ उत्पाद का मूल्य फाइंड आउट करना है। इसके अलावा मध्यवर्ती उपभोग फाइंड आउट करना है,
NVA@FC भी फाइंड करना है, जिसे हम कारक लागत पर जोड़ा गया शुद्ध मूल्य भी कहते हैं। सो आप लोगों को ये दोनों टर्म में पता होना चाहिए कि कारक लागत पर जोड़ा गया शुद्ध मूल्य को हम NVA@FC भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, जो भी हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज आउटपुट का मूल्य, जिसे हम उत्पाद भी कहते हैं, उत्पाद का मूल्य। तो बेसिकली ये चीज़ हमारी होगी कि यहाँ पर टोटल बिक्री कितनी हुई है। वो कभी भी आप लोगों से बोले कि आउटपुट का मूल्य फाइंड आउट कीजिए, जिसे उत्पाद का मूल्य कहते हैं। सो आप लोगों को यहाँ ध्यान में रखना है कि इसे उत्पाद का मूल्य कहा जाता है, जिसमें हम सेल्स को फाइंड आउट करेंगे। और बिक्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जिसमें मैंने आप लोगों को एक बेसिक न्यूमेरिकल वाली वीडियो बनाई, तो इसमें मैंने समझाया भी था कि सेल्स के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं बिक्री के अंदर। यहाँ पर उत्पाद के मूल्य में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, घरेलू बिक्री। अब घरेलू बिक्री है कि देश के अंदर बिक्री कितनी हुई है, तो वो बाहर भी होगी कि बाहर बिक्री कितनी हुई है। इसके अलावा इसमें लिया जाएगा कि ये रहा निर्यात, कि हमने बाहर कितनी बिक्री की है। यहाँ पर हम दो चीज़ों को मार्क कर लेते हैं बेसिकली सेल्स के अंदर, कि उत्पाद के मूल्य में हम घरेलू बिक्री को इंक्लूड करते हैं। जब घरेलू है तो वो बाहर की भी होगी, डेट इज निर्यात, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें इंक्लूड होगी जो चीज़ हम जो स्वयं उपभोग के लिए वस्तु होती है। एंड देन लास्ट वाला होगा यहाँ पर स्वयं के लिए उपभोग वस्तु। जैसे अब ये स्वयं उपभोग के लिए वस्तु क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 8 टन गेहूं को खरीदा और उसमें से मैंने 60 टन गेहूं को बेच दिया और 1 टन गेहूं को मैंने अपने लिए खुद के लिए यूज़ करा है, तो वो सेल्फ कंजप्शन में आएगा कि वो मैंने अपने लिए यूज़ करा है। तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, डेट इज स्वयं उपभोग के लिए वस्तु। बेसिकली आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्पाद के मूल्य का मतलब होगा, जो उसने आउटपुट का मूल्य फाइंड आउट करने को बोला है, उसमें हम सेल्स को इंक्लूड करते हैं। और सेल में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, पहला घरेलू बिक्री, और दूसरा इसके अंदर जो हमने बाहर बिक्री की होती है, जिसे हम निर्यात कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं, उसको इंक्लूड किया जाता है। और तीसरा इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है स्वयं उपभोग के लिए वस्तु। हम ये सारे रूल इसमें फॉलो करें, देन तब जाके न्यूमेरिकल में करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। बट ये रूल पता होने आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सेल्स में क्या क्या इंक्लूड करते हो। घरेलू बिक्री को इंक्लूड किया जाता है, एक्सपोर्ट को, निर्यात को इंक्लूड किया जाता है, और स्वयं उपभोग के लिए जो सेल्फ कंजप्शन की चीज़ें होती हैं उसको भी बिक्री में सेल्स में इंक्लूड किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इसको अब फॉर्मूले में पुट करते जाते हैं। उत्पाद का मूल्य मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया था, तो फर्स्ट वाले पे हम लिख लेते हैं कि घरेलू बिक्री का मूल्य कितना दे रखा है यहाँ, 1200 रुपये। मैंने इसके मूल्य यहाँ पर लिख लिया कि 1200 रुपये दे रखा है। और उसके बाद है यहाँ पर निर्यात को भी सेल में इंक्लूड किया जाएगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 200। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले का लिख लिया 200, फिर प्लस का साइन एज इट इज़ रहा। और उसके बाद जो लास्ट वाला बिक्री में जोड़ना है वो है स्वयं उपभोग के लिए वस्तु, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखी है। तो 10 भी मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया है। यहाँ से कंप्लीट होता है बिक्री, ये निकल करके आया है, मीन्स कि इन सबको जोड़ने पर सेल्स निकल करके आएगा बिक्री की बिक्री कितनी हुई है। और क्या क्या होता है इस फॉर्मूले में, बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक भी होता है, चेंज इन स्टॉक। तो हम यहाँ पे चेंज इन स्टॉक ढूंढते हैं, फिर हम लास्ट में ढूंढेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु। बिक्री कंप्लीट हो चुकी है कि सेल्स में ये इंक्लूड किया जाता है। तो उसके बाद है यहाँ पर चेंज इन स्टॉक। हम यहाँ चेंज इन स्टॉक ढूंढते हैं कि चेंज इन स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि बिना बिके स्टॉक में वृद्धि, जब जहाँ पर भी बिना बिके स्टॉक में वृद्धि लिखी हुई होगी उसका मतलब होगा कि ये चेंज इन स्टॉक है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए ताकि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। वरना यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, लेकिन बिना बिके स्टॉक में वृद्धि को ही हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं।
सो इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 60। सो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को लिख लिया है 60। एंड लास्ट फॉर्मूले में जो बचता है वो है इंटरमीडिएट कॉस्ट, मध्यवर्ती वस्तु। सो पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं कि उत्पाद का मूल्य कितना निकल करके आया है। सो पहले हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। 12 दे रखा है, 12 और 2 13, 14 प्लस 10 1410 प्लस 60। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1470। तो यहाँ से निकल कर आता है उत्पाद का मूल्य जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था। सो अब सेकंड वाले पॉइंट में इसने बोला है कि मध्यवर्ती उपभोग ज्ञात कीजिए। अभी इसने हमें इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोला है, तो यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट डाल लेती हूँ कि ये नेक्स्ट वाले पर सेकंड पॉइंट है जिसमें हमें अब मध्यवर्ती वस्तु को फाइंड आउट करना है, जिसे इंटरमीडिएट गुड्स भी बोला जाता है, मध्यवर्ती उपभोग। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। सो अब हम मध्यवर्ती में देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। सो बेसिकली इसके अंदर कच्चा माल इंक्लूड किया जाएगा, रॉ मटेरियल, क्योंकि मध्यवर्ती का ही मतलब यही है जो भी वस्तु हम एज अ रॉ मटेरियल जिससे हम कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें पहला दे रखा है कच्चा माल, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 400। और इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है, ये रहा यहाँ पर आयात किया गया कच्चा माल। सो यहाँ पर भी एज अ रॉ मटेरियल की फॉर्म में ये यूज़ हुआ है जिसकी वैल्यू दे रखी है 120। तो टोटल दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं यहाँ पर, एक 400 और 120। और इसके अलावा यहाँ पर बिजली शुल्क दे रखा है जिसकी वैल्यू 20 है। सो आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पर लर्न करना होगा कि बिजली शुल्क जो होता है उसको हम मध्यवर्ती के अंदर इंक्लूड करते हैं। जो भी बिजली शुल्क होगा या बिजली से रिलेटेड जो भी टैक्स होगा उसको हम मध्यवर्ती वस्तु के अंदर, मध्यवर्ती उपभोग के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो टोटल यहाँ हमें 3 टर्म मिल चुकी हैं, 400, 120 एंड 200। सो इसके अलावा हमें यहाँ और कोई सी वैल्यू नहीं दे रखी जिसको हम मध्यवर्ती में इंक्लूड करें। सो ये रूल आप लोगों को भी फॉलो करने हैं, अदरवाइज आप लोगों का आंसर करेक्ट नहीं आएगा। सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 400, 120 और एक वैल्यू और दे रखी थी यहाँ पर, डेट इज़ 20, जिसमें हम बिजली के शुल्क को भी मध्यवर्ती में जोड़ते हैं। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख ली यहाँ पर 20। सो अब इसे सॉल्व आउट करते हैं, 400 प्लस 120 540। सो यहाँ से ये निकल कर के आया है 540 मध्यवर्ती उपभोग। सो इसका सेकंड पॉइंट भी फिनिश होता है। सो इसने लास्ट वाले पॉइंट में बोला है कि NVA एट FC फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर ये प्रोडक्शन मेथड है, उत्पाद विधि से सॉल्व हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम उसी का ही फॉर्मूला लिखेंगे कि GVA एट MP। और GVA एट MP का फॉर्मूला क्या होता है, उत्पाद का मूल्य, जिसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट मध्यवर्ती कंजप्शन को। सो अब ये वैल्यू भी हमारे पास उत्पाद का मूल्य जो भी हमने फाइंड आउट करा है और सेकंड वाला भी। सो जब मैं इसको इसमें से करूँगी सब्ट्रैक्ट तो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। सो देन हम इसके बाद GVA एट MP को NVA एट FC के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो उत्पाद का मूल्य कितना निकल करके आया था यहाँ पर 1470, ये रहा इसकी वैल्यू उत्पाद के मूल्य की। फिर है माइनस यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु की कॉस्ट कितनी निकल करके आई है यहाँ पर 540, जो अभी हमने फाइंड आउट की है। सो इसमें से इसको माइनस करा तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 930। सो अब इसने बोला है मैं NVA एट FC फाइंड करना है। तो एक कंपोनेंट मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया तो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, और यहाँ पर वो वैल्यू जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर। तो ग्रोस से नेट जाने में क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, जिसे मूल्यह्रास भी कहते हैं। V से V सेम रहेगा, A से A सेम रहेगा, और MP से FC जाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ता है, माइनस NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बट आप लोगों को यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, आप लोगों को यहाँ वर्ड टू वर्ड लिखना है। सो अब हम यहाँ पर GDP एट MP भी ले सकते थे, लेकिन इसके अंदर होगा क्या कि ये इजी नहीं पड़ेगा, हम इसमें ग्रोथ से नेट करना पड़ेगा।
और डी और वी इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को डी से वी जाना नहीं सिखाया, पी से ए जाना नहीं सिखाया। सो बेसिकली जो टर्म हमें ईजी लगती है हम इसमें वो लेते हैं। सो हम यहाँ GDP एट MP ना लेते हुए क्या लेंगे, GVA एट MP। सो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। GVA एट MP की वैल्यू दे रखी है 930 जो अभी फाइंड आउट की थी, एंड मूल्यह्रास की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर फॉर्मूले में। सो इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है स्थिर पूंजी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए कि डेप्रिसिएशन को हम स्थिर पूंजी भी कहते हैं। सो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली 500, माइनस का साइन यहाँ एज इट इज़ रहा। अब यहाँ NIT ढूंढते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सो यहाँ पर कहीं पर भी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा, तो NIT का मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, जब हम अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं आर्थिक सहायता को। अब यहाँ IT कितना दे रखा है, अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे GST है, GST इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पर 10, और आर्थिक सहायता भी इससे मुझे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, वो दे रखा है यहाँ पर 30। सो इस वैल्यू को मैं फॉर्मूले में पुट कर लेती हूँ कि 10 माइनस 30। सो अब हम इसे सॉल्व करके फाइनली NV एट FC जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 930 माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 1030, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 900। तो यहाँ पर NV एट FC की वैल्यू कितनी निकली है, 900। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली हम न्यूमेरिकलों को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो आप लोगों को वो सारे रूल फॉलो करने हैं जो आप लोगों को अपनी नोटबुक में आप लोगों के फॉर्मूले में दिए हुए हैं, और आप लोगों के जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे जब तक आप लोग ये न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले को, इनकम मेथड को और एक्सपेंडिचर मेथड दैट इज़ आय विधि और व्यय विधि वाले न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। सो आज यहाँ पर हमारे लास्ट के 3 और 4 भी कंप्लीट हो चुके हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं न्यूमेरिकल 1 और 2 समझाया था। सो ये सारे के न्यूमेरिकल सारे के सारे 1 से लेकर के 4 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम आगे के न्यूमेरिकल को समझेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।